नमस्कार सभी को। आज हम करने वाले हैं अपनी एक कविता जिसका नाम है आत्मकथ्य, जिसके कवि का नाम है क्या, जयशंकर प्रसाद जी। बहुत ही ज्यादा प्यारी सी पोयम है ये। और आत्मकथ्य का मतलब क्या होता है? आत्मकथ्य मतलब होता है बायोग्राफी। बायोग्राफी क्या होती है? जैसे कोई भी बहुत ज्यादा महान इंसान होता है, महात्मा इंसान होता है, जिसने अपनी लाइफ में बहुत कुछ अच्छे अच्छे और बड़े बड़े कर्म किए हुए हैं, वो अपनी लाइफ स्टोरी जो है वो पूरी दुनिया के लिए लिख देता है कि अगर कोई भी मेरे बारे में जानना चाहता है तो वो मेरी इस बायोग्राफी से या फिर मेरे इस आत्मकथ्य से मेरे बारे में या फिर मेरे बीते हुए जीवन के बारे में पढ़ सकता है। वो होता है आत्मकथ्य। तो ये जो कविता है वो किसके ऊपर आधारित है? जनरली क्या होता है, जैसे जो इस कविता के कवि है ना, बेसिकली जिनका नाम जयशंकर प्रसाद है, तो लोग जो है उनसे कहने लग जाते हैं कि हमें जो है आपकी बायोग्राफी, आपकी आत्मकथ्य पढ़ने में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, आपने अभी तक अपनी बायोग्राफी क्यों नहीं लिखी? तो ये चीज होती है, ठीक है। तो इसी के थ्रू वो कहते हैं कि मेरे को मेरी बायोग्राफी लिखने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अभी हम इस पोएम में पढ़ेंगे कि उन्हें इंटरेस्ट क्यों नहीं था, ठीक है। तो कहते हैं कि मैं अपनी बायोग्राफी तो नहीं लिख सकता, लेकिन मैं एक पोएम जरूर लिख सकता हूँ, एक कविता जरूर लिख सकता हूँ, जिसकी वजह से तुम्हें ये पता चल जाए कि मैं अपनी बायोग्राफी क्यों नहीं लिखना चाहता, ठीक है। तो इसी के साथ साथ हम अपनी इस पोएम को शुरू करते हैं। मधुर गुनगुनाकर कह जाता कौन कहानी अपनी यह, से लेकर तुम सुनकर सुख पाओगे देखोगे यह गागर रीति तक, ठीक है। ये पहली हमारी पंक्ति है। इस पंक्ति का अर्थ क्या है? इस कविता में कवि अपने आत्मकथ्य या फिर बायोग्राफी ना लिखने के कारणों को बताते हैं कि उन्होंने आज तक अपनी बायोग्राफी क्यों नहीं लिखी। कवि कहते हैं जो बहुत सारे व्यक्ति होते हैं, एक एक व्यक्ति जो है उनके मन का जो भौरा होता है, उनके मन रूपी जो का जो भौरा होता है, वो प्रेम के गीत गाता गाता अपनी कहानी जो है वो सुना देते हैं। मतलब मोस्टली अपनी जो लोग बाग होते हैं, हर एक इंसान जो है अपनी ही कहानी जो है बताने लग जाते हैं कि मेरी लाइफ में ये हुआ, मेरी लाइफ में वो हुआ, ठीक है। झड़ती हुई पत्तियों की तरफ इशारा करते हुए कवि कहते हैं कि आज अनगिनत असंख्य पत्तियां जो हैं वो मुरझाकर पेड़ से गिर रही हैं, यानी उनका जो जीवन है वो वहीं पर समाप्त हो गया है ना। इसी प्रकार जो ये अंतहीन आकाश है, जिसका कोई भी अंत नहीं है, ये जो अंतहीन आकाश है, उसके नीचे हर पल किसी इंसान का तो बहुत बड़ा इतिहास बन रहा है और किसी इंसान का बिगड़ रहा है, मतलब वो समाप्त हो रहा है इस धरती पर से, उसकी डेथ हो रही है। तो इस माध्यम से कवि कह रहे हैं कि इस संसार में हर चीज चंचल है, मतलब कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो कि परमानेंट है, कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो कि स्टेबल है। हर चीज, कुछ भी चीज स्थिर नहीं है, हर चीज जो है बहुत ज्यादा चंचल है ना। यहाँ प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे का मजाक बनाने में लगे हुए हैं कि हा हा वो ऐसा, हा हा वो ऐसा, है ना, ऐसा होता है, वो मजाक बनाने में लगे हुए हैं। कोई भी अपने अंदर झांक के नहीं देखता, कोई भी अपने अंदर नजर डाल के नहीं देखता, अपनी कमी को कोई नहीं देखता। और ये जानते हुए भी तुम मेरी बायोग्राफी के लिए डिमांड कर रहे हो, है ना। तो जैसे हर कोई एक दूसरे का मजाक बनाता है और दूसरों में कमियां निकालता है, और इस बात को जानते हुए भी तुम मेरी बायोग्राफी मुझसे डिमांड कर रहे हो कि मैं तुम्हें अपनी लाइफ के बारे में बताऊं। कवि कहता है कि यदि वो अपने ऊपर बीती या फिर अपने जीवन के ऊपर बीती लोगों को सुनाएंगे ना कि मेरे साथ ये हुआ मेरे जीवन में, तो सबको ये सुनते वक्त तो बहुत आनंद मिलेगा कि अच्छा इनके साथ ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था, तो उनको बहुत आनंद मिलेगा। लेकिन साथ ही में वो ये भी देखेंगे कि इन कवि यानी कि जो जयशंकर प्रसाद है, उन कवि के जीवन में कभी भी ना तो कोई सुख आया ना कोई प्रसन्नता आई, वो उनका जीवन सुख और प्रसन्नता से बिल्कुल ही खाली था। तो ये पहली पंक्ति थी। अब हम चलते हैं पंक्ति नंबर 2 की तरफ, जिसका स्टार्टिंग की लाइंस है, किंतु यही ऐसा ना हो कि तुम ही खाली करने वाले से लेकर आलिंगन में आते आते मुस्काए का जो भाग गया। इस पंक्ति का अर्थ अब हम देख लेते हैं, इस पंक्ति का क्या अर्थ है। यहाँ पर कवि कहते हैं कि उनका जीवन जो है वो स्वप्न के समान था, स्वप्न के समान एक छलावा था। मतलब क्या होता है, जैसे सपने में हमें जनरली वो सारी चीजें मिल जाती हैं जो कि अनएक्सपेक्टेड थी, है ना, हमें वो सारी चीजें हमें मिल जाती है सपने में, जो हमारी मनपसंद चीजें होती हैं। लेकिन वो कवि कहते हैं, और असलियत में ऐसा होता नहीं है बाय द वे, लेकिन कवि कहते हैं कि मेरा जो जीवन था ना वो सपने के समान एक छलावा था, ठीक है। जीवन में उन्होंने जो कुछ पाना चाहते थे वो उनके पास आकर भी उनसे दूर हो गया, वो इस तरीके से कहते हैं। और ये जानकर ये उनके जीवन की विडंबना है, और इसी चीज को लेकर वो अपने वो ये ही उनके जीवन की सच्चाई थी कि जो वो चाहते थे अपने जीवन में वो उनके पास आया, लेकिन उनसे दूर भी चला गया।
कोई भी चीज़ थी उनके लाइफ की। अब क्या कहते हैं, वो अपनी इन कमज़ोरियों का बखान कर जग हँसी नहीं करवाना चाहते कि जो उनकी ये कमज़ोरियाँ थी जिसकी वजह से वो चीज़ आई और उनसे दूर चली गई, वो अपनी इन कमज़ोरियों का दूसरों को या फिर पूरे जग को, पूरे वर्ल्ड को बताना नहीं चाहते, क्योंकि पूरा वर्ल्ड फिर उनके ऊपर हँसेगा कि ये तो ऐसा इंसान था। वे अपनी छल जाने की कहानी नहीं सुनाना चाहते कि उनके साथ जो छल हुआ, जो कपट हुआ, या फिर जो चीज़ उनके पास आई और वे फिर वो चली गई, वो ये जो कहानी थी उनकी, वो किसी को बताना नहीं चाहते थे। जिस प्रकार सपने में व्यक्ति को उनके मन की इच्छित वस्तु मिल जाती है और वो प्रसन्न होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि सपने में जनरली हमें वो सारी चीज़ें मिल जाती हैं जो हम चाहते हैं, जो हमें चाहिए ही चाहिए। वो सारी वस्तुएँ जो है वो हमें मिल जाती है और उसी प्रकार व्यक्ति जो है प्रसन्न हो जाता है उस चीज़ को पाकर सपने के अंदर-अंदर। वैसे ही उसी प्रकार कवि के जीवन में भी बहुत सारी चीज़ें आई, जैसे प्रेम आया या फिर और बहुत सारी चीज़ें आई, काम आया, एक्सेट्रा ए टू ज़ेड चीज़ें आई, वो उन्हें स्वप्न की भाँति टूट गया कि जैसे एक सपना होता है, सपने के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिल जाती है जो उन्हें चाहिए होती है, लेकिन बाद में हमारी नींद खुल जाती है, तो वो चीज़ भी गई, सपना भी गया, सपना एक छलावा था, है ना? तो वैसे उनके जीवन में जो-जो चीज़ें आई, वो एक सपने की तरह टूट गई, ठीक है? सो उनकी जितनी भी आकांक्षाएँ थी, उनकी जितनी भी एक्सपेक्टेशंस थी, वो सब एक मिसअंडरस्टैंडिंग बनकर, एक छलावा बनकर, एक मिथ्या बनकर वहीं रह गई और वो सुख का स्पर्श पाते-पाते वंचित रह गए कि मतलब उन्हें लगता था कि अरे वाह! ये चीज़ मेरे पास आ गई, तो अब मुझे बहुत ज़्यादा सुख मिलेगा और वो सुख पाने की इच्छा में बिल्कुल ही इग्नोरेंस में रह गए, बिल्कुल ही वंचित रह गए। तो इसलिए कवि कहते हैं कि यदि तुम मेरे अनुभवों के सार से अपने जीवन का घड़ा भरने जा रहे हो, तो मैं उसी उज्जवल जीवन गाथा कैसे सुना सकता हूँ? तो जैसे क्या होता है, जब भी हम किसी की बायोग्राफ़ी सुनते हैं, तो हमें यूँ लगता है ना कि अरे वाह! हमें भी इनके जैसा बनना है, ये हमारे आइडल हैं। इस तरीके से हमें लगता है ना कि हमें इन्हीं के जैसा बनना है, ये बहुत महान इंसान है। तो कवि कहते हैं कि मेरी लाइफ़ में इतने सारे दुःख आए, तो उन दुखों को देखकर या फिर मेरे फेलियर्स को देखकर मैं तुम्हें क्या कहानी बताऊँ कि मेरे फेलियर्स को देखकर, या फिर मैं तुम्हें क्या एक्सपीरियंसेस बताऊँ अपने। और अगर तुम मेरी उस टाइप से, अगर मैं तुम्हें बता भी दूँगा और मेरी बायोग्राफ़ी तुम सुन के अगर अपने जीवन में वो चीज़ अप्लाई करना चाहते हो, तो तुम्हारा जीवन उज्जवल नहीं बन सकता। इस तरीके से वो कहते हैं। इसी के साथ-साथ अब हम चलते हैं पंक्ति नंबर तीसरी पर, जिसके लाइन्स हैं, जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में अभी समय भी नहीं थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। ये है हमारी थर्ड पंक्ति। इसमें क्या होता है, इन पंक्तियों में कवि अपने सुंदर सपनों का उल्लेख करते हैं। वो अपने सुंदर-सुंदर सपने जो उन्होंने सजाए होते हैं, उनका उल्लेख करते हैं। वो कहते हैं, जीवन में बहुत सुखद पल आए, बहुत ज़्यादा सुखी पल आए और जिसके सहारे, उन सुखी पलों के सहारे वो वर्तमान में, प्रेज़ेंट में जो है अपना जीवन बिता रहे हैं। उन्होंने प्रेम के अनगिनत सपने सजाए थे, लेकिन वो एक सपने के समान ही रह गए। उनके जीवन में उन्होंने जितने भी सपने सजाए थे, वो बस एक सपने के मात्र ही रह गए और जो वास्तविक जीवन है, जो प्रेज़ेंट जीवन है, उसे उसमें उनको कुछ भी ना मिल पाया, ठीक है? फिर कवि जो है वो अपनी प्रेयसी के सुंदर-सुंदर लाल गालों की तरफ वर्णन करते हुए कहते हैं कि जो उनकी प्रेमिका थी, उनके जो लाल गाल थे ना, वो बिल्कुल ऐसे थे कि जैसे सारी की सारी कुदरत की जितनी भी लाली थी, वो उनकी प्रेमिका के गालों में ही बसी हुई थी। तो वो अपनी प्रेमिका की गालों की तारीफ़ करते हुए यहाँ पर दिखाई देते हैं। लेकिन अब उन्हें ऐसी रूपसी की छवि अब उनका सहारा बनकर रह गई है, क्योंकि वो अब उनकी यादों में ही रह गई है, ठीक है? क्योंकि वास्तविक जीवन के क्षण कवि को मिलने से पहले ही छिटक कर दूर चले गए, क्योंकि वर्तमान में जो उन्हें मिलने वाला था, वो उनसे बिल्कुल ही अब दूर चला गया है। इसलिए कवि कहते हैं कि मेरे जीवन की कथा को अगर तुम जानकर क्या करोगे? मेरी बायोग्राफ़ी पढ़कर तुम जानकर क्या करोगे? क्योंकि जितने भी मैंने सपने सजाए थे, जितने भी मेरे सपने थे, वो सारे वहीं टूट गए और अब सिर्फ़ उनकी यादें ही मेरे वर्तमान के साथ हैं, है ना? अपने जीवन को वे छोटा समझकर अपनी कहानी नहीं सुनाना चाहते, वो अपनी कहानी सुनाना नहीं चाहते। इसमें कवि की सादगी और विनय का स्पष्ट प्रमाण मिला है कि अगर कोई एक इंसान नहीं करना चाहता कुछ भी चीज़, तो उसपे फ़ोर्स क्यों करना, है ना? तो वो बहुत ज़्यादा स्पष्ट इंसान है। कौन? जयशंकर प्रसाद जी। वे दूसरों की जीवन की कथाओं को सुनकर और जानने में ही अपनी भलाई समझते हैं कि भई मैं दूसरों की पढ़ लूँगा, लेकिन मैं अपनी जो है वो नहीं बताना चाहता। लेकिन फिर भी तुम मेरे ऊपर इतना ज़ोर डाल रहे हो, तो मैं एक पोएम के उसमें अपनी बायोग्राफ़ी लिख देता हूँ, ठीक है? और वे कहते हैं कि अभी उनके जीवन की कहानी सुनाने का वक़्त नहीं आया, कि अभी मैंने इतना कुछ हासिल नहीं किया है जो मैं तुम्हें अपने जीवन की कहानी बताऊँ। मेरे अतीतों को मत कुरेदो और मुझे मौन रहने दो कि तुम
मेरी बायोग्राफी लिखकर मेरे अतीत को, मेरे पास्ट को मत कुरेदो, मैं अभी शांत रहना चाहता हूँ। तो इसी के साथ-साथ हमारी ये जो पोएम है, ये जो कविता है वो खत्म हो जाती है और एक बार थोड़ा-सा कवि परिचय पढ़ लेते हैं जयशंकर प्रसाद जी का। इनका जन्म जो है 1889 में हुआ था और वाराणसी में हुआ था, ठीक है? ये काशी के बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध क्वींस कॉलेज में पढ़ने के लिए जाने वाले थे, लेकिन कुछ सिचुएशंस सही नहीं रही, जिसकी वजह से ये 8वीं से आगे नहीं पढ़ पाए। बाद में घर पर ही संस्कृत, हिंदी, फारसी का इन्होंने अध्ययन या फिर रिवीजन किया। छायावादी काव्य प्रकृति के प्रमुख कवियों में से ये एक हैं जयशंकर प्रसाद जी, और इनकी मृत्यु जो है 1937 में हो गई थी। तो इसी के साथ-साथ हमारा कवि परिचय और हमारी आत्मकथा कविता खत्म होती है। आई होप आपको मेरा पढ़ाने का तरीका इन वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। अगर ये नोट्स चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हो, और अगर आपको कोई भी डाउट पूछे तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके डीएम भी कर सकते हो। आई विल रिप्लाई एज़ सून एज़ पॉसिबल। सो इफ यू लाइक द वीडियो एंड एक्सप्लेनेशन, देन प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।